रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो आज सुप्रीम कोर्ट में फ़ौजी अदालतों के हवाले से जो मुकदमे की अहम समाअत हुई है, जिसमें अदालत उज़्मा की जानिब से तमाम मुल्ज़मान की रिहाई का हुक्म दिए जाने का क्या मामला है, और वो भी ईद उल फ़ितर से पहले कि मुल्ज़मान को रिहा किया जाए। एक तो इसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे, और दूसरा हम बात करेंगे जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ायज़ की मुलाकात होने जा रही है। इस मुलाकात से जुड़ी कुछ अहम डिटेल्स हैं, वो भी आगे चल के आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे, और कुछ दीगर ख़बरें भी हैं, उन ख़बरों की तफसीलात भी आगे चल के आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले उन दोस्तों, भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों से दरख्वास्त करेंगे जिनकी तरफ से ताहाल हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर बुरा ना माने तो बेल आइकॉन का बटन आपने ज़रूर प्रेस करना है। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो अपने दोस्तों यारों के साथ, अपने हम ख्याल हमजोलियों के साथ आपने हमारे इस प्रोग्राम को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। तो पहली खबर से नाज़रीन, फ़ौजी अदालतों के हवाले से आपको याद होगा कि गुज़िश्ता समाअत पर सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल साहब को हुक्म दिया था कि ऐसे उन मुल्ज़मान की फ़हरिस्त अदालत को दी जाए जो मिलिट्री कस्टडी में हैं, जिनका फ़ौजी अदालतों में ट्रायल हुआ है, फ़ौजी अदालतों में फ़ैसला महफूज हो चुका है, लेकिन उनकी बरियत हो सकती है, क्योंकि ऐसे मुल्ज़मानों की फ़हरिस्त सुप्रीम कोर्ट ने मांगी थी जिनकी पर माइनर जो है वो ऑफेंसेस लगे थे। तो आज जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, उनके साथ जस्टिस मोहम्मद अली मज़र साहब, जस्टिस हसन नज़र रिजवी साहब, जस्टिस शाहिद वहीद साहब, और जस्टिस इरफान सादत खान साहब और जस्टिस मुसर्रत हलाली साहबा ने, यानी इस 5 रुकनी बेंच ने इंटर कोर्ट अपीलों पर जब समाअत का आगाज़ किया 11:35 पर, तो अटॉर्नी जनरल रोस्ट्रम पे आए। उनकी तरफ से जो रिपोर्ट का कहा गया था कि आप रिपोर्ट पेश करेंगे, तो अटॉर्नी जनरल साहब ने अदालत को बताया कि जो आपने हुक्म दिया था गुज़िश्ता समाअत पर कि माइनर कन्विक्शन वाले केस, ऑफेंसेस वाले या कन्विक्शन वाले कितने मुल्ज़मान हो सकते हैं, तो मुझे उस अदालत के ऑर्डर के हवाले से जो हदायत मिली हैं, जो मुझे मालूमात शेयर की गई हैं मेरे साथ, उसमें 15 से 20 ऐसे मुल्ज़मान हैं जिनकी माइनर सज़ाएँ हैं, और उसमें वो ईद से पहले जो है, अगर अदालत इजाज़त दे तो ईद से पहले ये लोग अपने घरों को जा सकते हैं। अब उनकी रिहाई को ईद से पहले या इजाज़त से मशरूत क्यों किया अटॉर्नी जनरल साहब ने? अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि ये 15 से 20 लोग हैं जो अदालत ने हुक्म इम्तना दे रखा है कि जब तक अदालत इजाज़त ना दे हम मुल्ज़मान की सज़ाएँ नहीं सुनाएंगे। तो आपको जो वो हुक्म इम्तना है जिसमें आपने फ़ौजी अदालतों को फ़ैसले सुनाने से रोक रखा है, उसको आपको अमेंड करना पड़ेगा। आप अमेंड करेंगे तो 3 प्रोसीजर हैं जो कि अडॉप्ट करने पड़ेंगे इन मुल्ज़मान की रिहाई के लिए। एक जो फाइंडिंग है उसको अनाउंस करना पड़ेगा, फिर उसकी कन्फर्मेशन होगी, और फिर ऐसे मुल्ज़मान, यहाँ पे अटॉर्नी जनरल साहब ने एक और बात की कि अगर इन सज़ाओं में, यानी फ़र्ज़ करें कि 10 माह लोगों के पूरे हुए हैं, लेकिन सज़ा उनको जो है जो सुनाई गई है वो 1 साल की सुनाई गई है या 1.25 साल की सुनाई गई है, तो वो जो 2 या 4 महीने उनके बाकी रहते होंगे वो उनकी सज़ाएँ रिमिट कर दी जाएंगी, यानी उन सज़ाओं को जो है वो माफ़ करके इससे पहले उनको भी रिहा कर दिया जाएगा। तो आप अपना जो ऑर्डर है जिसमें आपने मिलिट्री कोर्ट को फ़ैसला सुनाने से रोक रखा है, उस फैसले को आप जो है वो अमेंड कर दें। जस्टिस मोहम्मद अली मज़र साहब ने पूछा कि आप ये बताएं कि आपने 103 अफराद का बताया था कि 103 अफराद जो है मिलिट्री की कस्टडी में हैं, ये जो आपने 15 से 20 लोगों के नाम बताए हैं, क्या ये उनमें शामिल हैं या उनसे हट कर हैं, उनसे अलग हैं? अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा, एतजाज़ हसन साहब ने कहा कि जो अटॉर्नी जनरल साहब बात कर रहे हैं ये टोटल 20 लोग हैं और ये 103 अफराद में ही शामिल हैं। फिर जस्टिस मोहम्मद अली मज़र साहब ने एक और नुक्ता पूछा कि ऐसे मुल्ज़मान जो हैं तो मिलिट्री कस्टडी में, लेकिन कस्टडी के दौरान, ट्रायल के दौरान अपनी सज़ाएँ पूरी कर चुके हैं, तो क्या इन 15 से 20 मुल्ज़मान में जिनकी रिहाई के हवाले से बात की जा रही है, जिनकी रिपोर्ट अदालत में पेश की गई है, क्या इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो सेक्शन 382 में आते हैं? तो अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि इसमें वो तमाम लोग जिनकी माइनर सज़ाएँ हैं, जिनको सेक्शन 382 का रिलीफ मिल सकता है, तमाम इसमें जो है वो शामिल हैं। तो इस पर फिर अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि आप हमें अलाउ कर दें तो ये ईद से पहले लोग जो है वो घर चले जाएंगे। तो इस पर अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि इसका एक मैकेनिज़्म बनाना पड़ेगा कि ये लोग भी रहा हो जाएं और बाकी जो लोग हैं उनका किस तरीके से मामला जो आगे बढ़ेंगे, इसका एक मैकेनिज़्म अपने कोर्ट ऑर्डर में जो है वो डिफ़ाइन करेंगे। फिर हसन नज़र रिजवी साहब ने कहा कि ये जो आपने 15 से 20 लोगों का बताया है, इन लोगों के नाम हमें दे दें कि किन लोगों को आप जो है वो रिहा करने वाले हैं।
तो अटॉर्नी जनरल साहब ने जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब को इनके नाम देने से इनकार कर दिया कि सज़ा अनाउंस होने से पहले मैं आपके उनको नाम कैसे दे सकता हूँ, मैं नाम नहीं दे सकता जब तक फैसले अदालतों की तरफ से अनाउंस ना हो जाएं। जस्टिस इरफान सादिक खान साहब ने कहा कि ये अमेंडमेंट तो हम कर देंगे अपने ऑर्डर में, लेकिन इस बात को इंश्योर किया जाए कि ये लोग ईद से पहले अपने घर चले जाएं, ईद से 2 से 3 दिन पहले ही अपने घरों को चले जाएं। और फिर जो सदीकी साहब थे मुल्ज़मान के या फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ जो एक पटिशन थी सिविल सोसाइटी की जिसमें फैसल सदीकी साहब वकील हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि इस बात को भी इंश्योर किया जाए कि ऐसा ना हो कि इनको रिहा किया जाए और रिहाई के बाद फिर MPO के तहत या किसी और मुकदमे में उनको गिरफ़्तार कर लिया जाए। ये भी बात नहीं होनी चाहिए। अभी पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के 5 मुल्ज़मान को जिनको रिहा करने का हुक्म दिया था, वो अब रिपोर्ट्स ये आ रही हैं, इतलात ये आ रही हैं कि उन्हें अब किसी और केस में जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत हुई है लेकिन किसी और केस में गिरफ़्तार कर लिया गया। गालिबन इसी खदशे के तहत जो है फैसल सदीकी साहब ने अदालत के सामने बात रखी कि रिलीज़ होने के बाद कहीं दोबारा जो है वो और केस में पकड़ ना लिया जाए। अच्छा, फैसल सदीकी साहब ने एक और बात भी लिखी कि आप जब हुक्म इम्तना की यहाँ पर अमेंड करने की बात की जा रही है तो वो जो 5 रुकनी बेंच का फैसला था जिसमें सिविलियन के फ़ौजी अदालतों में जो ट्रायल थे उनको कलअदम करार दिया गया था, और फिर जब 6 रुकनी बेंच बना तो 6 रुकनी बेंच ने हुक्म इम्तना दे के जो है फ़ौजी अदालतों को ट्रायल आगे बढ़ाने का या ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया था। तो आप अपना अगर वो हुक्म इम्तना वापस ले लें, 6 रुकनी बेंच अगर हुक्म इम्तना वापस ले ले इंट्रा कोर्ट अपीलों पर जो पहली समाअत पे दिया गया था, तो ये तमाम के तमाम लोग जो है अपने घरों को चले जाएंगे, जिस पे अदालत की तरफ से कहा गया कि आप माशाल्लाह बड़े सीजन लॉयर हैं, बड़े फाजल वकील हैं, आपको पता है कि इस तरह की जो अपीलें आती हैं उसमें पहली समाअत पे हुक्म इम्तना देना पड़ता है, और फिर हुक्म इम्तना जो है वो जब तक अल्टीमेटली पिटिशनों का अपीलों का फैसला नहीं होता वो हुक्म इम्तना जारी रहता है। यहाँ पे हम कैसे जारी कर सकते हैं? अच्छा, फिर फैसल सदीकी साहब ने कहा कि अगर ये इनका ट्रायल जो है वो दहशतगर्दी के इंसदादी दहशतगर्दी के अदालतों में चल रहा होता तो तमाम के तमाम मुल्ज़मान अब तक रिहा हो के अपने घरों को जा चुके होते। जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कहा, और ये राजे बड़ा अहम नुक्ता है जो जज साहब ने जिस बात की निशानदेही की है, मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कहा कि जो FIR दर्ज हुई है उस FIR में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के या आर्मी एक्ट के दफ़ात भी लगाई गई हैं। उस FIR में दहशतगर्दी के जो सेक्शन 6 और 7 हैं वो भी लगाई गई हैं। अगर ये केस दहशतगर्दी की अदालत को ट्रांसफ़र हो जाते तो सेक्शन 6 और सेक्शन 7 में 14 साल से कम किसी को सज़ा नहीं होनी थी। ये जो आप बात कर रहे हैं कि ये रिहा होकर घर चले जाते, सेक्शन 6 और 7 जो लगा है इसमें 14 साल से कम सज़ा नहीं होनी थी। जिस पर फैसल सदीकी साहब ने कहा कि वहाँ पर तो ट्रायल होना था ना, इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में, फ़ौजी अदालतों में कौन सा ट्रायल होता है। और फिर फैसल सदीकी साहब ने कहा कि वहाँ तो हमें ज़मानत भी मिल जानी थी, यहाँ पर तो जो मिलिट्री एक्ट की दफ़ात लगाई गई हैं यहाँ पर तो हमें ज़मानत भी नहीं मिल सकी, और ये बग़ैर मतलब शवाहिद का केस है, इसमें मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ किसी किस्म के एविडेंसेस नहीं है। तो मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कहा कि वहाँ पर भी ट्रायल ही होना था ना। ट्रायल के बाद उसमें यह तो नहीं था कि सेक्शन 6 और 7 इंसदादे दहशतगर्दी के कानून का लगा हुआ है तो आपको 2 साल 3 साल के बाद रिहा कर देते। वहाँ पे फिर 2 ही ऑप्शन थे, वहाँ पे ATC अदालत के पास 2 ही ऑप्शन थे, 14 साल की सज़ा या फिर बरियत। और फिर जैसे शायद वही साहब ने भी आगे चल के बात की FIR में कौन से सेक्शंस लगाए गए हैं, और फिर उन्होंने कहा कि क्यों ना हम सस्पेंशन करके इन लोगों की जो है वो रिहा, इनकी सज़ाएँ जो है वो सस्पेंड करके इनको रिहा करने का हुक्म दे दें। तो इस पर अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि देखें इसमें आर्मी एक्ट की दफ़ात भी हैं, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफ़ात भी हैं। यहाँ पर जो बात की गई कि मुल्ज़मान की सज़ाएँ मुअत्तल करके हम उन्हें रिहा करने का, बाकी मुल्ज़मान को रिहा करने का हुक्म दे दें, तो ये पहले फैसले अनाउंस होंगे तो फिर ही आप सज़ाओं को सस्पेंड कर पाएंगे। अनाउंस होने से पहले सज़ाएँ कैसे सस्पेंड हो सकती हैं? और फिर नाज़रीन अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि आर्मी में एक्ट में जो है वो ज़मानतें नहीं हुआ करती, आर्मी एक्ट के इतलाक़ पे ज़मानत भी नहीं होती। जैसे ज़मीनुद्दीन साहब ने कहा कि हम अगर सारे इत्तफ़ाक़ करते हैं, क्योंकि वकला आपस में मुख्तलिफ आरा का इज़हार कर रहे थे, तो अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि अगर सारे वकला इत्तफ़ाक़ करते हैं तो हम फ़ौजी अदालतों को कह देते हैं कि वो एक साथ जो हैं तमाम ही केसेस के फ़ैसले सादिर फरमा दें। फिर सदीकी साहब ने कहा, फैसल सदीकी साहब ने, कि 15 से जो 20 लोग हैं जिनकी रिहाई की यहाँ पे बात की गई है, वो ये 15 से 20 का फिगर दे रहे हैं, अगर ये 20 से 25 हो जाएं तो क्या फ़र्क पड़ता है? तो फिर ये 20 से 25 तक की बात हुई, लेकिन अटॉर्नी जनरल साहब को जो नाम दिए गए थे उन्हीं नामों के ऊपर जो है वो रिहाई और बरियत के फ़ैसले हुए हैं, और उसके ऊपर भी फ़ैसले अनाउंस होने हैं। एतजाज़ हसन साहब ने कहा कि हमारा मौक़िफ़ ये है कि ये जो इनकी हिरासत थी, जो उनके ख़िलाफ़ मुकदमात का इंदराज किया गया है, ये सारे मुकदमात, ये ट्रायल, ये कार्रवाई सारी गैर कानूनी, गैर आइनी है, जिस पे
अपने मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा कि ये जो आप दलाइल दे रहे हैं एतजाज़ अहसन साहब, ये तो मेरिट के दलाइल हैं, जब मेरिट के ऊपर अपने दलाइल का आगाज़ होगा तो अब आप अपने ये दलाइल दे दीजिएगा। तो उसके बाद नाज़रीन सदीकी साहब ने हसन नज़र रिजवी साहब ने कहा कि आपने FIR देखी है, सदीकी साहब से कहा, फैसल सदीकी साहब से, उसमें सेक्शन 6 और 7 लगा हुआ है, उसमें ऐसे बंदे की जान नहीं छूटती। तो ये सारी मतलब कार्रवाई रही। फिर इसमें एक और चीज़ भी नाज़रीन थी कि जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से इंट्रा कोर्ट अपील दायर हुई थी, उसकी वापस लेने की भी इस्तदा की गई। रिटन एप्लीकेशन आज अदालत में दायर की गई, तो अदालत ने KP हुकूमत की वो जो दरख्वास्त थी कि हमारी इंट्रा कोर्ट अपीलें वापस की जाएँ, वो मंजूर कर ली हैं और KP हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपीलें वापस लेने की बुनियाद पर जो है वो खारिज कर दी हैं। और अटॉर्नी जनरल को ये हुक्म दिया गया है कि आप ऐसा करेंगे कि जितने लोगों को आप रिहा करेंगे उनकी रिपोर्ट जो है वो अटॉर्नी जनरल ऑफिस में जो है वो आप सबमिट करवाएंगे। पहले इस केस की समाअत को नाज़रीन अप्रैल के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी किया गया, लेकिन बाद अज़ां वकला की जानिब से कहने पे कि नहीं इसमें कुछ तारीख बढ़ा दें, तो फिर अप्रैल के चौथे हफ्ते तक जो है इस केस की समाअत को जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। अब आ जाते हैं जो कल सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट इजलास हुआ था और उस इजलास का कोई लामिया जारी नहीं हुआ। वो इजलास जो इतलात आ रही हैं वो ये है कि बिला नतीजा ख़त्म हुआ है। और आज उसके बाद ये खबर चली कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो चीफ जस्टिस काजी फायसा के साथ मुलाकात करेंगे, और ये मुलाकात जो है वज़ीर आज़म ऑफिस या वज़ीर आज़म हाउस में नहीं बल्कि वज़ीर आज़म खुद सुप्रीम कोर्ट में आएंगे और चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ जो है वो मुलाकात करेंगे। अच्छा, इस मुलाकात में जो इनिशियल जो चीज़ें सामने आई हैं कि उसमें ये होगा कि जो टैक्सेस के केसेस पेंडिंग पड़े हैं मुख्तलिफ अदालतों में, सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट्स में, उनके हवाले से कोई डायरेक्शन या कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी का इजलास बुला के जिसमें तमाम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान भी आते हैं, वो एक पॉलिसी वाज़े कर दी जाए कि जो 2700 अरब रुपये रुके हुए हैं वफाक के, वैसे ये तो नाज़रीन आपको बता दें कि वफाक का दावा है ना कि 2700 अरब के केसेस जो हैं वो अदालतों में पड़े हैं, क्या ये फैसले वफाक के हक़ में होने हैं ये तो किसी को नहीं पता ना। 2700 अरब के फैसले होंगे, हो सकता है कि उसमें जिन लोगों ने केस किया होगा हमारे ऊपर नाजायज़ टैक्स है उनके हक़ में फ़ैसला हो जाए। लेकिन बहरहाल इस हवाले से मुलाकात होनी है, लेकिन ज़राए ये भी ज़ाहिर कर रहे हैं कि इस मुलाकात में जो 6 जज साहबान का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहबान का जो लेटर आया है वो लेटर का मामला भी डिस्कस हो सकता है उस मामले के ऊपर, क्योंकि एग्जेक्टिव के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहबान ने इल्ज़ाम लगाया है कि एग्जेक्टिव ब्रांच उसकी जो क्या कहते हैं इंटेलिजेंस जो के जो इदारे हैं उनकी तरफ से मदाखलत की जा रही है। तो हो सकता है कि काजी फायसा साहब जो हैं ये मामला भी वज़ीर आज़म के नोटिस में लेके आएँ कि आपके एग्जेक्टिव ब्रांच के इदारों की तरफ से इस किस्म की मदाखलत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहबान की तरफ से की गई है, तो इस पर भी जो है वो तबादला ख्याल हो सकता है, लेकिन कोई बड़ी खबर आने का भी इम्कान है। लेकिन ये मुलाकात नाज़रीन, हम जब ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 2 बजे का ये वक्त दिया गया है कि 2 बजे मुलाकात होगी, तो हो सकता है कि जब आप व्लॉग देख रहे हों तो मुलाकात हो चुकी हो, तो उस मुलाकात की जो खबर होगी फिर नेक्स्ट व्लॉग में जो है उसकी डिटेल जो है वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, जमाल रईसानी साहब जो कि आपको याद था कि निगरान सेटअप में जो है वो वज़ीर के तौर पे शामिल थे, NA 264 से कोयटा से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। आज उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में केस की समाअत हुई है, जिसमें अख्तर मेंगल साहब के वकील की तरफ से कहा गया कि जमाल रईसानी निगरान वज़ीर भी था, जबकि उस वक्त उनके पास पाकिस्तानी शहरियत नहीं थी। वैसे नाज़रीन, बलूचिस्तान से जितने भी लीडरान आते हैं, बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले साफ़ी बताते हैं उनके पास 2-2 नेशनलिटियाँ होती हैं, एक नहीं 2-2 नेशनल, बल्कि 3-3 नेशनलिटियाँ भी होती हैं। तो इस केस में अख्तर मेंगल साहब के वकील ने कहा कि जमाल रईसानी का 10 दिसंबर तक वोटर फहरिस्तों में नाम भी नहीं था। फार्म 45 फार्म 48 में 6500 वोटों का फ़र्क है, और इन्होंने इस्तदा की कि फार्म 45 के मुताबिक फार्म 48 तरतीब दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने NA 264 में जमाल रईसानी की कामयाबी के ऊपर जो दरख्वास्त थी उस पर रिपोर्ट जमा हुई, और रिपोर्ट और दलाइल सुनने के बाद अदालत ने जो है इस केस का फैसला जो है वो महफूज कर लिया है। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो परवेज़ खटक साहब की जो जमात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिव्यू किया कि हमें इलेक्शन कमीशन की जानिब से मखसूस नशिस्तों का कोटा जो है वो इक्वली नहीं दिया गया। इस केस की नाज़रीन जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने समाअत की है, और इलेक्शन कमीशन से फौरी तौर पर जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जवाब तलब कर लिया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन वाले नहीं आते तो फिर फैसला कर देंगे। इसमें दरख्वास्त गुजार यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन का ये कहना था कि 4 मार्च को मखसूस नशिस्तों का ऑर्डर जारी हुआ, हमें KPK में सिर्फ एक मखसूस नशिस्त दी गई। अदालत ने कहा कि दरख्वास्त गुजार पार्टी क्यों नहीं है, जनरल सेक्रेटरी का अख्तियार नहीं है। और फिर दरख्वास्त गुजार ने कहा कि पार्टी ने ही जनरल सेक्रेटरी के ज़रिए उसको मैंडेट दिया, अथॉरिटी दी, और ये दरख्वास्त जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई।
जिस पर अदालत ने कहा, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा कि हमारे आपकी पार्टी के कितने मेंबर सूबाई असम्बली हैं, जिस पर तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के वकील ने कहा कि हमारे 2 MP हैं, दोनों के नोटिफिकेशन भी हमने साथ लगाए हैं। 3 मार्च को नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 सीट हमें जो है वो मखसूस सीट दी गई, जबकि हमारी 2 सीटें बनती हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने हमें यह कहा है कि 1 सीट पर स्टे है, इसलिए अभी आपको 1 मखसूस नशीस दे रहे हैं। तो इसके बाद अदालती कार्रवाई में नाज़रीन जो है वो वक्फा कर दिया गया है। इसके अलावा जब नाज़रीन मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो लतीफ़ खोसा साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, वो और उनके साथ अली मोहम्मद खान साहब जो हैं, इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करने के लिए अडयाला जेल के करीब पहुँचे हैं और पुलिस ने अली मोहम्मद खान और सरदार लतीफ़ खोसा की गाड़ी को जो है आगे ले जाने से रोक दिया है। सरदार लतीफ़ खोसा ने मुलाकात के लिए अदालत से अहकामात जो है गुज़िश्ता रोज़ साइफर केस में आपको याद होगा कि हासिल किए थे। तो आज गाड़ी जाने की पुलिस एहलकारों ने कहा कि इजाज़त नहीं है, बाकी उनके पास कोर्ट ऑर्डर मौजूद हैं। तो देखते हैं इसके ऊपर फर्दर जो है वो क्या कार्रवाई होती है। इसके अलावा नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और बड़े रहनुमा हैं राजा बिशारत साहब। उन्होंने 9 मई जलाओ गिराओ तोड़ फोड़ के केस में सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने के मुकदमे में ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी हासिल कर ली है। राजा बिशारत ने 9 मई से मुतल्लिक रावलपिंडी के 14 मुकदमात में जो है ये ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी हासिल की। अदालत ने पुलिस को नोटिस जारी करके 17 अप्रैल तक जो है मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। राजा बिशारत GHQ गेट हमला केस में नामजद मरकज़ी मुलज़म है और राजा बिशारत ने ज़मानत इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत जज मलिक इजाज़ आसफ़ की अदालत से जो है वो हासिल की हैं। तो ये नाज़रीन हमारा आज का वीलॉग। नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात और सुप्रीम कोर्ट में जो फुल कोर्ट का इजलास होना है हाई कोर्ट के जज साहबान के ख़त के हवाले से, उसकी डिटेल फिर नेक्स्ट वीलॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। अब तक ले इतना ही, इजाज़त चाहते हैं।